पाकिस्तानी हर वक्त, हर लम्हे, हर शख्स कुछ ना कुछ कहने की ताकत भी रखता होगा, मजाज भी होगा और कुछ ऐसी मालूमात होंगी उसके पास कि वो यकीनन कुछ ना कुछ कहने के काबिल होगा। लेकिन प्रोफेसर अब्दुल रब साहब के बाद, इतने सारे लोगों के बाद, मेरे फॉर्मर डायरेक्टर के बाद, जाकिर साहब के बाद, मैं सिर्फ यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट एज अ बोर्ड मेंबर ऑफ पैटर्न ऑफ अ बोर्ड मेंबर ये अपने यूथ को हमेशा मैसेज देता हूँ, अपने हर प्रोग्राम में अपने यूथ तक ये पैगाम पहुँचाता हूँ कि आप लोगों ने हर सूरत में अपने आने वाले कल को जो है वो कैसे गुजारना है, कैसे करना है, क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको बड़ा वाज़ेह रखें। जिस फील्ड में, जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है उस काम को लेके आगे चलें। जैसे अब्दुल रब साहब ने फरमाया कि ख्वाब हमेशा बड़े होने चाहिए। लास्ट ईयर हमने रोटरी में एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल स्मार्ट विलेजेस का प्रोग्राम जब स्टार्ट किया तो मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को, हमें सब लोग कहते थे कि कैसे करेंगे आप ये 100 विलेजेस, आप कैसे लोगों को बना के देंगे। तो उस वक्त फैज़ साहब का विज़न था, हमारा मकसद था, हमने कहा कि नहीं, ये अल्लाह देगा, पैसे जो है वो अल्लाह पाक देगा, हमारा काम है सिर्फ सोच रखना और आगे इसको लेके चलना। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 स्मार्ट विलेजेस हैंड ओवर कर चुके हैं और जो पहले हमने 2 स्मार्ट विलेज हैंड ओवर किए थे लास्ट ईयर, वो 100 घरों के वो स्मार्ट विलेजेस थे जो हमने अंडर प्रिविलेज और हिंदू कम्युनिटी को, जो कोली बरादरी थी मीरपुर ख़ास के पास, उनको हैंड ओवर किया ताकि इंटरफेथ हारमनी का एक बहुत बड़ा मैसेज जाए। तो जैसे अब्दुल रब साहब ने फरमाया कि काम करने की लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने करना क्या है और आप उसके ऊपर बिल्कुल अपने सर पे कफन बांध के आगे चलें। आपने आईटी पे काम करना है तो आईटी में अपना मुस्तकबिल बनाएं, आपने कम्युनिकेशन में जाना है उस पर मुस्तकबिल बनाएं, आपने बिजनेसमैन बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने जो भी काम करना है उसको प्रॉपर वक्त दें और उस वक्त के साथ साथ उन लम्हात गुजर जाएंगे, फिर नहीं आएंगे वापस। टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया, कोई चीज़ आपने अपने टाइम पे नहीं पकड़ी तो वो वापस नहीं आएगी। हम कायदे आज़म की कौम है, उन्होंने जो ख्वाब देखा, उनकी टीम ने जो ख्वाब देखा और वो जो सफ़र लेके चले, आज हम एक अलहदा मुमलिकत में आज़ादी से सांस लेते हैं। आज हम अपनी मसाजिद में आज़ादी से इबादतें करते हैं। आज हम एक आज़ाद मुस्लिम मुल्क के जो है वो शहरी हैं। वो जो मकसद थे वो पूरे करके चले गए, उनके जो ख्वाब थे, उनकी जो बातें हैं, उनके जो भी उन्होंने, जो थोड़ा सा टाइम उनको मिला पाकिस्तान बनने के बाद और उनके जो वाक़यात हैं वो आप सब बखूबी जानते हैं, उससे हमें सबक लेना है और हमें ये दिखाना है कि हमने इस मुल्क की जिस तरीके से आज तक पासदारी की है, मज़ीद बेहतर अंदाज में इसकी पासदारी करेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क को दुनिया की एक बेहतर पावर बना के छोड़ेंगे। ये सबका अहद है हमारे साथ, सब अहद करते हैं कि हम इस मुल्क को इंशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन ताकतों में से एक ताकत बनाएंगे। कौन कौन मेरे साथ हैं? मेरी यूथ स्पेशली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हनीफ खान साहब। और आपका जो है वो यहाँ पे इवेंट का इनेकाद करना और इतने नए साल के मौके पे मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बीइंग अ पैटर्न ऑफ यूथ पार्लियामेंट। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ जगह छोटी पड़ गई है। मैंने जबान को कहा था आपका मार्की में सेटअप अच्छा रहता है, कोशिश करें वहाँ करें। माशाल्लाह हमारे यंगस्टर्स जो है वो भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। बहुत छोटी सी बात करूँगा, आप कायदे आज़म के हवाले से सबको पता है, लीडर हैं, सही मानों में लीडर हैं, ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके पास जो कैपेबिलिटीज़ या जो सलाहियतें थी वो गॉड गिफ्टेड थी। हर इंसान के पास ये नहीं होती हैं। और सेकेंडली बात ये होती है कि इन्होंने जो 3 बातें की हैं तो उस पर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। नौजवानों के लिए यही मिसाल है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कहाँ से कहाँ चले गए। 30 से 40 साल का खाली अगर आप बैक देखें पीरियड, जिसमें हम यूएई को ले लें, चाइना को ले लें, 1980s में ये कहाँ थे? ये पाकिस्तान आते थे पाकिस्तान को देखने के लिए कि जी डेवलपमेंट्स कैसी हो रही हैं। हबीब बैंक प्लाजा जो है वो कितनी हाई राइज बिल्डिंग है, स्काई क्रैपर बिल्डिंग है, तो ये कैसे आपने डेवलप की। महातीर मोहम्मद मलेशिया से आए यहाँ पे देखने के लिए। और हम चले उन सबको भी छोड़ते हैं जिनसे हमने
मामलात की 1947 में अलहदा हुए हैं। इंडिया की अगर आप एग्जांपल ले लें, अभी मैं देख रहा था एक न्यूज़ बड़ी, आप लोग भी देख रहे होंगे कि इंडिया ने एक अंडर द सी जो है वो टनल बनाया है, आई थिंक मोर देन 20 किलोमीटर उन्होंने बनाया है, और ये विद इन अ लेस देन पीरियड 2 सालों के अंदर बनाया। और कराची को जब कंपेयर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी हमने सफूरा से जेल चुरंगी तक की रोड जो है वो 2 साल में वो नहीं बना सके। तो ये हमारा मुकाबला है, ये हमारा कंपैरिजन है। तो अभी फर्दर वो जो उनकी डेवलपमेंट चल रही है वो दुबई के लिए अंडर द सी रास्ता बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्या टैलेंट की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से हम लोग में विलिंगनेस नहीं है। अगर हमारी चाहत होगी, विल पावर होगी, तो हम इससे कहीं आगे जा सकते हैं। और हमारे पास युद्ध की जो पावर है इसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो मेरा अगेन कहना होगा अपने तमाम युद्ध को कि अपनी पावर को पहचानें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। आपने ही आगे बढ़ना है, आपने खुद करना है, अपना पार्ट आप प्ले करते जाएं। जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो हमारे पास लेजेंडरीज आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो हमें अपने हाथ मजबूत करके, आपस में यूनिटी करके, फेथ डिसिप्लिन के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपने मुल्क पाकिस्तान को दुनिया में सबसे आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और यूथ पार्लियामेंट के इस इवेंट से वो खिताब भी करेंगे, और ख़ास तौर पे इस इवेंट की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि आज का ये इवेंट जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से मुनक़िद किया गया है। इस वक्त भी पाकिस्तान की जो आबादी है वो 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है, और ये दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ नौजवानों की इतनी कसीर आबादी है। और ये बहुत आम तौर पे कहा भी जाता है, अब सबको पता है कि नौजवान मुस्तकबिल के मामार होते हैं, इन्होंने ही आगे मुल्क चलाना होता है, इन्हीं की वजह से आगे निज़ाम चलता है। ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैंने जब पहला इलेक्शन लड़ा, जब अमली सियासत में आया, 23 साल का था, मैं भी नौजवान था, शायद आप ही की उम्र का था, लेकिन आज 50 साल क्रॉस कर गया हूँ। तो ज़ाहिर है आगे तो किसी और ने आना है जो आज 22-23 के हैं, उन्होंने अगला फिर ये 25-30 साल का सफ़र बढ़ाना है आगे। लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है, और मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी तल्ख़ भी है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत भी है कि बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दहाइयों में शायद जानबूझकर इंटेंशनली बाकायदा एक मंसूबे के तहत हमारी नस्ल को, जिसमें मेरी नस्ल भी शामिल है, उनको डीपॉलिटिसाइज़ किया गया है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि 1988 में मैं कॉलेज में पढ़ता था, और उस वक्त ये नई नई जमहूरियत बहाल हो गई थी, मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सूबे में भी थी। तो हमारे कॉलेज में एक इवेंट किया हमने, और ज़ाहिर है कि वहाँ हम चाहते थे कि कोई मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा वहाँ चीफ गेस्ट बन जाए, और वो आया बनकर। लेकिन हमारी नस्ल इतनी खौफज़दा थी उस ज़िया के मार्शल के दौर में कि हम स्टेज से ये कहते हुए भी बड़े घबरा रहे थे, शर्मा रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी के फ़लाँ वज़ीर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि हुकूमत आ गई थी, डेमोक्रेसी थी, ज़िया-उल-हक का दौर चला गया था, लेकिन वो जो डीपॉलिटिसाइजेशन जो ज़िया-उल-हक ने शुरू की थी उसके असरात थे। मैं ये महसूस करता हूँ कि वो असरात आज भी हैं, आज तक मौजूद हैं। हमारे नौजवान जो 60% है इस मुल्क के, अगर वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, सियासत को नहीं समझेंगे, निज़ाम रियासत को, निज़ाम हुकूमत को नहीं समझेंगे, और सिर्फ किसी के कहने पर नारे लगा लिए, जलसे में चले गए, जुलूस में चले गए, वोट डाल दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। ये जो रिजवान साहब आप काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जो नौजवान आपके सफ़र में चलते हैं उन्हें कम से कम कुछ ना कुछ ये पता चलता है, जब वो वफाकी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, शेडो काबीना बनाते हैं, वो एफ़र्ट्स करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम कुछ ना कुछ निज़ाम के अंदर वो उनकी दिलचस्पी बढ़ती है। लेकिन आज भी हम खुद, शायद ये अक्सर लोग नहीं चाहते होंगे कि उनके बच्चे सियासत में जाएं। मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊं कि मैं कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ दूर नहीं है, करीब ही यहाँ पे। एक दिन क्लास में
किसी टीचर ने पॉलिटिक्स को और पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मतलब कि नहीं जाना चाहिए, बुरी चीज़, इस तरह की बातें की। तो हमारे कॉलेज में मैगजीन छपता था, तो उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा उस वक्त, और उसमें मैंने ये कहा कि अगर हमारे असातिज़ा और हमारे टीचर्स हमें ये सबक देंगे कि सियासत बुरी है, सियासतदान बुरे हैं, तो लोग नहीं जाएंगे सियासत में। लेकिन आखिर में सियासतदानों ने ही हुकूमतें करनी है, सियासतदानों ने ही हुकूमतें चलानी है, और सियासतदानों के हाथों में इस मुल्क जाना है। अगर आप लोगों को डिस्करेज करेंगे, उनको सियासत में जाने से रोकेंगे, तो वो जो वैक्यूम होगा वो कोई ना कोई फिल करेगा। अच्छा आदमी नहीं करेगा, बुरा आदमी करेगा, ईमानदार नहीं करेगा, चोर करेगा, समझदार नहीं करेगा, जाहिल करेगा, कोई ना कोई वो आएगा ज़रूर। तो हमें अपने टीचर्स से ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो हमें ये रास्ता दिखाएं कि जाओ पॉलिटिक्स में, तल्ख है, मुश्किल है, जाना चाहिए। तो मैंने खैर उसमें ये भी लिखा है कि ये आर्टिकल मैं नाम बदल के लिख रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि अगले एग्जाम में मुझे ही फेल कर दें। तो इतना डर मुझे भी था। लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, चूँकि मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ, चूँकि वो नौजवानी वाले फेज से मैं निकल आया हूँ, लेकिन आज भी जो मेरी उम्र के लोग हैं, शायद उन्हें भी ये नहीं पता होगा कि पार्लियामेंट किस बला का नाम है। हमारे यहाँ लोग सूबाई असम्बली को भी पार्लियामेंट कहते हैं, पता नहीं किसी को नहीं, पार्लियामेंट ऐसी नहीं, पार्लियामेंट तो एक मजमुआ है कुछ चीज़ों का, लेकिन कई लोगों का नहीं पता होगा, इसलिए कि दिलचस्पी नहीं है। हम आजकल बदकिस्मती से रियासत इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इज नॉट द रियासत भाई, रियासत कोई और चीज़ होती है। रियासत के कंपोनेंट है ये सारे जो जिसमें हम सारा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, निज़ाम हुकूमत चला रहे हैं। तो अभी हम जो बेसिक्स हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, हम वो भी समझने से कासिर हैं। तो जब तक नौजवान दिलचस्पी नहीं लेंगे इस मुल्क के आइन में, उन्हें पता होना चाहिए कि आइन है क्या, उस आइन में उनके क्या राइट्स हैं। हम बड़ी आसानी से रोज़ सुनते हैं कि जी एहतियात करना मेरा हक है, आइनी हक है, बिल्कुल है, लेकिन आइन में हर जगह ये लिखा है कि ये आपका राइट है, आगे लिखा होता है सब्जेक्ट टू लॉ, कानून के मुताबिक। लेकिन जो ये मुतालबे कर रहे होते हैं उन्हें भी शायद नहीं पता होता कि आइन क्या कह रहा होता है। तो सिर्फ मेरी गुजारिश ये है नौजवानों से कि आप बराए मेहरबानी मुल्क के मामलात में दिलचस्पी लें। मुल्क जिस डॉक्यूमेंट पे खड़ा है, आइन पे खड़ा है, उसको समझने में दिलचस्पी लें, उसको समझें कि ये है क्या। जब आप उसको समझेंगे अच्छे तरीके से, तो आपकी जहन की नई नई शाखें खुलेंगी, आपके जहन में कुछ चीज़ें आएंगी कि नहीं, आइन के अंदर ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए। डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर दिलचस्पी लें। मैं ये नहीं कहता कि सारे भी इस पार्टी में आ जाएं। आप गौर करें, फिक्र करें, सोचें, मंशूर पढ़ें, लीडरशिप को सुनें, सबको देखें, और फिर आपको जो लगे कि हाँ ये जमात का जो मंशूर है, इसका जो डॉक्यूमेंट है, इसकी जो बुनियादी असास है, इसकी जो लीडरशिप है, कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो आपके हम ख्याल है, जो आपकी नज़र में, आपके ज़ाविये से मुल्क को आगे बढ़ा सकती है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे ना, हम एक दायरे के अंदर ही घूम रहे हैं। मैं तो अब बड़े अफसोस के साथ मुझे मानना पड़ता है कि मैंने जब सियासत शुरू की थी इसी दायरे में थे, और जब अब इतने साल बाद में सियासत पे कहीं आके खड़ा हूँ तभी उसी दायरे में घूम रहे हैं। हमने कोई सही डायरेक्शन जो है वो अभी तक नहीं पाई है कि मैं ये कह सकूँ कि जी जब मैं 23 साल का था तो मुल्क के हालात, मुल्क की सियासत कुछ और थी, और जब मैं 52 साल का हो गया हूँ तो शायद मुल्क के हालात जो है वो बेहतर डायरेक्शन में नहीं। मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि शायद उसी दायरे के अंदर एक घंचक्कर है, उसके अंदर फिर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे आने वाली जो नस्ल है, जो आप जैसे नौजवान हैं, वो जब 25-30 साल के बाद मेरी तरह कहीं खड़े हों, फिर आप भी सोच रहे हो कि आप 2025 में जहाँ हम किसी चक्कर में घूम रहे थे, 2050 में भी उसी चक्कर में घूम रहे हैं। तो ये वक्त की बहुत ज़रूरत है। इस मुल्क को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए नौजवानों को मुल्क के निज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है, उस निज़ाम का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, उस निज़ाम में दिलचस्पी लेना बहुत ज़रूरी है। उस निज़ाम वो निज़ाम जिन चीज़ों पे खड़ा होता है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे, बहुत ही दुख के साथ, माज़रत के साथ, मैं तो मुझे कभी बड़ा अफसोस भी होता है कि हमने जो अपना सियासी सफ़र शुरू किया, जहाँ से शुरू किया, मुझे ओहदे मिल गए, मुझे नाम मिल गया, सब मिल गया, लेकिन अगर निज़ाम की बात करूँ तो ये निज़ाम वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ मैंने 1995 में सफ़र ये ज्वाइन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है, और हम रिजवान भाई के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। इनकी सपोर्ट, इन लोगों की सपोर्ट की वजह से ही आज जो जेडीसी ने समाजी कामों की दुनिया में रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, वो यकीन जाने
यूथ की सपोर्ट की बदौलत ही मुमकिन हुआ। सैलाब में 35 लाख बोरे राशन बांटना कोई छोटा काम नहीं था। कोविड में 27 लाख बैग राशन बांटना कोई छोटा काम नहीं था। और जो अभी हमने 2 साल पहले एक चीज़ सामने लेकर आए लोगों के, मेरे सामने डॉक्टर बारी साहब बैठे हैं, जानते होंगे इस मुल्क में एक बहुत बड़ा जुल्म है जो हेल्थ के नाम पे होता है। मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाई, उसमें लोगों को बताया कि आपके खून के टेस्ट जो हैं इसकी कॉस्ट 17 रुपये, 40 रुपये और शायद 160 रुपये होती है, जिसके आप 5,000, 9,000 और 10,000 रुपये देते हैं। ऐसे ही ना डॉक्टर साहब? और उसके बाद फिर हमने सीमेंस कंपनी से रब्ता किया और उसके बाद TLA प्लांट सीमेंस का, जर्मनी का, और स्नाइब हांगकांग, और फिर जर्मनी और अमेरिकन का बैकमैन हमने लगाया और 1 साल के अंदर 48 लाख खून के टेस्ट, जिसकी मालियत जिस तरह लैब्स पैसे ले रही थी, अगर उसमें लगाएं तो शायद खरबों रुपए बनती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को यह एजाज़ हासिल हुआ कि पूरी दुनिया में किसी चौक चौरंगी, किसी शहर में फ्री लैब पूरे शहर के मरीज़ों के लिए, चाहे आपका इलाज आगा खान में हो रहा है, लियाकत में हो रहा है, OMI में हो रहा है, जिना, सिविल, अब्बासी, कतर, या शहर में मौजूद 1.5 लाख OPDs जो प्राइवेट खुली होती हैं, डिस्पेंसरीज, कहीं भी हो रहा है, आएँ, आपके खून के टेस्ट जो किसी लैब पे शायद 10,000 के हो सकते थे, 50,000 के हो सकते थे, 1 लाख के फ्री में कराएं। मैं समझता हूँ ये सारा काम, मेरे साथ जितने मेरे ट्रस्टीज़ हैं वो सब यूथ हैं, और कोई इंटर में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 25 साल है। मेरे किसी भी ट्रस्टी की उम्र शायद मेरे अलावा जो है वो 30 साल से ऊपर नहीं है। तो अगर हम यूथ मिलके इस वक्त कराची में 12-15 डायलिसिस सेंटर फ्री, और फ्री लैब, फ्री थैलेसीमिया सेंटर, फ्री ब्लड बैंक बना सकते हैं, तो आप यूथ भी किसी से कम नहीं है। आप तो बल्कि और ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप कानून को भी समझते हैं, आप दीगर मामलात को समझते हैं। और मैं एक दफ़ा फिर सिर्फ ये वाक़या छोटा सा इसलिए बताया कि कोई मुश्किल नहीं है किसी के लिए भी कोई काम करना, और अब तो बहुत आसान हो गया। अब तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने आपको इजाज़त दी है कि जाएँ, समाजी इदारों में बैठें, समझें कि क्या काम होते हैं, किस तरह किए जा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूथ पार्लियामेंट आपके पास मौजूद है रिजवान जाफ़र साहब की सरबराही में, जिसमें ना सिर्फ आप डायरेक्ट तमाम लीडरान से, हुक्मरानों, वज़ीरों, सेनेटर से मिलते हैं और उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल करते हैं। इसमें शामिल रहिए, आगे बढ़िए। एक दफ़ा फिर रिजवान जाफ़र साहब, उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। थैंक यू। किसी कौम पे अजाब इस वजह से नहीं नाजिल हुआ कि वो नमाज नहीं पढ़ती थी, वो सजदे नहीं करती थी, वो रब को नहीं मानती थी। तरबियत अहम है तालीम से, अच्छा इंसान होना अहम है, अच्छे इंसानों की कमी है। इस वक्त हम लाख बातें करें कि हमने बहुत कुछ अचीव किया 77 सालों में, जो ख्वाब इकबाल ने देखा, जो ख्वाब कायद आज़म ने देखा, हम बहुत आगे बढ़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में दयानतदारी में 160वां नंबर होते हुए हम किस तरह सुरखरू हो सकते हैं? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमने वो करैक्टर्स नहीं अपनाए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सादिक और अमीन, अभी जिक्र हुआ, ये क्या था? ये करैक्टर था। कायदे आज़म जो भी बातें आज हुई कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट साइन नहीं किया अपने ड्राइवर का कि वो शराब पीता था, ये क्या है? ये करैक्टर है। लेकिन आज आप जिस इदारे में जाएं, आपको हर चीज़ मिलेगी करैक्टर के अलावा। जिस लीडर की बात करें, जिस इदारे की बात करें, जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात करें, आपको करैक्टर नहीं मिलेगा। करैक्टर नायाब हो गया है। अब चूँकि यूथ यहाँ मौजूद है, तो मेरा मैसेज यही है कि करैक्टर्स अपनाएं, आए, कायदे आज़म बनते हैं हम सब। आज मैंने टोपी पहन ली है, कल को आप सब पहने, आए उन उसूलों को अपनाते हैं जो कायद के उसूल थे। तो वो दिन दूर नहीं, दुनिया पे हुक्मरानी हमारी होगी, वो दिन दूर नहीं। लेकिन उन करैक्टर्स को तो अपनाएं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर को तो अपनाएं, कायदे आज़म के करैक्टर को तो अपनाएं। डिग्रियां नहीं भी होंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करैक्टर नहीं होगा तो दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई होगी। वीज़े के लिए 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन जब करैक्टर होगा, दुनिया वीज़ा फ्री हो जाएगी आपके लिए। दुनिया वीज़ा फ्री हो जाएगी।
तो सारी अहमियत करैक्टर की है। अपने करैक्टर दुरुस्त करें। जिन शख्सियात को आप आइडियलाइज करते हैं उनके करैक्टर्स अपनाएं, तो आप भी सब लीडर बन जाएंगे। इस मुल्क को नौजवानों ने ही बदलना है। हमें बहुत उम्मीदें हैं नौजवानों से, लेकिन कैसे बदलेंगे? तो हमें कायद का पाकिस्तान चाहिए, हमें किसी और का पाकिस्तान नहीं चाहिए। आए हम सब मिलकर इसको कायद का पाकिस्तान बनाएं। तो जो रोल हमने अदा करना है वो तो करें, दूसरे क्यों इसको कायद का पाकिस्तान बनाएंगे? दूसरे कभी इसको कायद का पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। जिनको हम वोट देते हैं, जिनके पीछे हम भागते हैं, इस मुल्क को अगर कायद का पाकिस्तान बनाना है वो मैंने और आपने बनाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Special permission to sit in the cabinet and to criticize us। हमें हमारे ऊपर तनकीद करें तो हमारी बजट पे कौन सी गलती हम कर रहे हैं। इसलिए वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द यूथ। और मेरा मोटो था उस वक्त, माइनॉरिटीज़ एंड विमेन दे आर माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आई स्टिल ट्रीट देम द सेम। तो अब किसी ने हल्फ उठवाना हो तो उठवाना। सईद गनी साहब, ये एक नर्सरी है ना टू क्रिएट पॉलिटिशियन लीडर्स, एमएलए एमपीए बनाने। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे जो 40,000 एलुमनाइज हैं उन्हें बड़ी तादाद में हर पॉलिटिकल पार्टी में आपको लोग मिलेंगे और आगे भी आएंगे। तो एक मिसाल है कि एक शख्स एक ज़िला का चेयरमैन बनता है, उसके बाद एमएनए बनता है, फेडरल मिनिस्टर बनता है, स्पीकर नेशनल असेंबली बनता है, देन प्राइम मिनिस्टर बनता है और अब सेनेट चेयरमैन। तो ये एक रोल मॉडल है नौजवानों के लिए कि आप भी लोकल गवर्नमेंट से आगाज़ करें। है भाई जेल भी जाते हैं, भाई जेल जाना तो ज़रूरी है सियासतदानों के लिए, जेल जाए बगैर तो पॉलिटिक्स जो है वो मुकम्मल नहीं होती। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, अभी तक तालियों में मज़ा नहीं आया है, एक दफ़ा भरपूर तालियों में हम रोस्टम पे बुलाएंगे ताकि आप तशरीफ में अपने ख्यालात का इजहार करें। सर प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ऑल रेडी? आप रेडी हैं? शुरू करें? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऐद करती हूँ बाहैसियत रुकने यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के आइन का वफादार रहूँगा, मुफीद, ज़िम्मेदार और काबिल फ़ख्र शहरी बनकर मुल्क व कौम की खिदमत और तरक्की में अपना किरदार अदा करूँगा। यूथ पार्लियामेंट के अगराज़ व मकासद और क़वानीन की पाबंदी करूँगा। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के आइन की कदर करेंगे। मुबारक हो। गुजारिश करूंगा आसिफ मूसा साहब, एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आइए अपना सुबीर वसूल कीजिए। गुजारिश करूंगा डॉक्टर जाहिद अंसारी साहब से, आइए और अपना सुबीर वसूल कीजिए। डॉक्टर जाहिद अंसारी।
former President FPCCI. इधर आ जाओ, मैरिड आ जाओ। हाँ हेलो, बाबर बासी साहब से गुजारिश करूंगा कि आइए और अपना सुवीनियर शूट कीजिए। बैठ गए लोग गाड़ी। अमीर मखानी साहब से गुजारिश करूंगा कि आइए स्टेज पर अपना सुवीनियर शूट कीजिए। अमीर मखानी, कांग्रेसमैन and the famous businessman अमीर मखानी। यूएसए से हमारे बहुत ही प्यारे हमारे गेस्ट अमीर मखानी सर। वाइस चांसलर यूआईटी डॉक्टर वलीउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि अपना सुवीनियर रिसीव करिए। शाहिद फौज साहब से गुजारिश करूंगा कि आइए और अपना सुवीनियर शूट कीजिए। शाहिद साहब सीईओ ऑफ पोर्ट ब्रांड कराची की बहुत ही खूबसूरत सी जगह। शाहिद साहब प्लीज कम ऑन स्टेज। डॉक्टर राकेश साहब से गुजारिश करूंगा आइए और स्टेज पे अपना सुवीनियर शूट कीजिए। डॉक्टर राकेश। मंसूर शानी साहब हमारे साथ हैं और थैंक यू कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया। गुजारिश करूंगा स्टेज पे मौजूद हैं सईद हनी साहब, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट। सईद हनी साहब के लिए भी एक सुवीनियर है। और मैं ये गुजारिश करूंगी कि तालियों की बहुत कंजूसी है, तो आप तमाम लोग जिनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, खासकर हमारे चीफ गेस्ट, प्लीज आपकी एनर्जी, आपकी तालियां हैं, तो तालियों की गूंज में इस बहुत ही खूबसूरत से मौके को आप भी इंजॉय करें। सरदार अली शाह सर से के लिए खूबसूरत सा अवार्ड यूथ पार्लियामेंट की जानिब से। और हमारे बहुत ही प्यारे हमारे होस्ट अली रजा खान, इनके लिए खूबसूरत सी रिवॉर्ड एप्रिसिएशन जो इस इवेंट में हमारे साथ साथ। तालियों की शदीद कमी है, ये यूथ और एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है एप्रिसिएशन। अजरक जो है वो सिंध का खास तोहफा है और हमारे साथ मिनिस्ट्री के लोग मौजूद हैं। जो सैयद हनी साहब जो है वो सरदार अली शाह साहब जो है वो पेश करना चाहते हैं अजरक जो सरदार अली साहब को भी, और उसके अलावा जो है वो हमारे रिजवान जाफर थे। वॉलंटियर प्लीज हेल्प आउट करें, जो सुवीनियर्स भी हैं और अजरक का तोहफा है। अजरक सिंध की सकाफत और खूबसूरत तोहफा। इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन बीसी यूआईटी से गुजारिश करूंगा कि अपना सुवीनियर आगे रिसीव कीजिए। आपको पहले भी सर अनाउंस किया है, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो काइंडली स्टेज की जानिब आइए। डॉक्टर मुनावर सर सैयद यूनिवर्सिटी के वीसी, प्लीज कम ऑन स्टेज। डॉक्टर मुनावर
सर सैयद यूनिवर्सिटी वीसी डॉक्टर मुनव्वर हमारे साथ। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को। और आखिर में अच्छा, ये सईद गनी साहब जो है वो एक रिजवान जाफर को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये सुपीरियर है, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो पाकिस्तान के मौजूदा लोग। ओके, बस प्रोग्राम के आखिर के अंदर हम गुजारिश करेंगे रिजवान जाफर से कि आज की तकरीब के चीफ गेस्ट सैयद यूसुफ गिलानी साहब, चेयरमैन सेनेट एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए एक यादगारी शीट है। सर ये याद दिलाएगी कि आप पार्लियामेंट की किसी में तशरीफ लाए थे। मैं टीम से कि काइंडली स्टेज की तरफ तशरीफ लाइए। अब भरपूर तालियां होनी चाहिए